नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। HNN 24/7 देख रहे हैं आप। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। सीएम योगी का आज वाराणसी दौरा है। बीजेपी युवा मोर्चा की कार्यशाला में सीएम योगी आदित्यनाथ आज शामिल होंगे। काशी में 3 सत्रों में ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है। जल शक्ति मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता भी इसमें शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है काशी में, और यहाँ पर जल शक्ति मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेता यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। और इस वक्त आपको सीधे खटीमा लेकर चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और राज्य आंदोलनकारियों के लिए श्रद्धांजलि सभा जो यहां पर रखी गई है, उस कार्यक्रम में सीएम धामी संबोधित कर रहे हैं। पार्क, ऐसे पार्कों की स्वीकृति पूरे देश के लिए दी है, जिसमें से एक पार्क हमको खुरपिया की 1200 एकड़ जमीन पे यही किच्छा में जो है हमारे लिए स्वीकृत हुआ है। और स्वीकृत जरूर किच्छा में हुआ है, सी बरोड़ा जी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन वो पूरे उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा काम हो रहा है, जहाँ पर इस पार्क के निर्माण के बाद 75,000 से भी ज्यादा हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलने वाला है। और इससे बड़ी बात, 28,000 करोड़ से भी ज्यादा का उसमें औद्योगिकरण होने है, निवेश होने वाला है। यानी कि एक बड़ा काम हमारे आसपास होने वाला है, हमारे आसपास के क्षेत्र में। और मैं सच बताऊं तो हमारा ये संकल्प है कि उत्तराखंड के जितने भी हमारे नौजवान युवा भाई बहन हैं, मैं चाहता हूं कि जिन्होंने अपनी पढ़ाई कर ली है, जिन्होंने अनेक कोर्स कर लिए हैं, उसके बाद उनको अपने रोजगार के लिए एक भी बेटे और बेटी को, एक भी भाई बहन को उत्तराखंड से बाहर न जाना पड़े, उत्तराखंड के अंदर ही रोजगार मिले। आज हम इसको लेकर पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में विकास करके रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को लगातार गति देने का काम कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष हमने देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, और उससे पहले 30 से ज्यादा हमने नीतियां बनाई और उन नीतियों को सरल भी किया, जिसके कारण से लोग आसानी से उत्तराखंड के अंदर निवेश कर पाए। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि 3,54,000 करोड़ के MOU हमारे साथ दुनिया के 50 से भी अधिक देशों के लोगों ने हमारे साथ करार किया है, और उसमें से लगभग 75,000 करोड़ के आसपास की ग्राउंडिंग तेजी से शुरू हो गई है, जो अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है। इसके बनने के बाद भी हमारे नौजवानों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमने नई लॉजिस्टिक नीति बनाई है, स्टार्टअप नीति बनाई, सर्विस सेक्टर नीति सहित अनेक नीतियां लाकर हम अनेक इनोवेशन और नवाचार के काम कर रहे हैं। हमारी सरकार जल, जंगल और जमीन के संरक्षण का कार्य करते हुए इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच समन्वय को भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10% का आरक्षण विधेयक लाकर ये सुनिश्चित कर दिया है, आरक्षण लागू भी कर दिया है। भाइयों बहनों, मुझे याद है अभी आदरणीय अजय भट्ट जी यहाँ बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष होते थे 2015 में, और एक बार यहाँ से भगवान जोशी जी, शेर सिंह दिगारी जी, ये सब आंदोलन कर रहे थे, और इन्होंने यहाँ से फोन किया। विधानसभा के अंदर एक ऐसा विधेयक आ गया कि ये आंदोलनकारी उन्हीं को माना जाएगा जो लोग जेल गए हैं या घायल हुए हैं, उसके अतिरिक्त लोगों को नहीं माना जाएगा। मैं भट्ट जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने इनको बताया वहाँ पर कि भाई साहब ये विधेयक आ रहा है, इसको रुकवाना चाहिए। तो हमारे आंदोलनकारियों के पूरे प्रदेश की जो बात थी, आपने उसको विधानसभा में मेरे कहने के बाद उसको उठाया, और वो विधेयक फिर वापस आया, दोबारा से चर्चा हुई, उसमें फिर सभी को जो है सम्मिलित किया गया। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के आंदोलन में हमारी मातृशक्ति ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है और बलिदान भी दिया है। नारी शक्ति को नमन करते हुए हमने राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए भी 30% क्षैतिज आरक्षण लागू करके यह भी एक ऐतिहासिक काम किया है।
इसमें तो वहां जोर से ताली बजा दी है। वहीं दूसरी ओर हमने आंदोलनकारियों के परिवारों को प्रतिमाह 3,000 रुपये पेंशन भी दी जा रही है और हमने जो जेल गए घायल और सकिन आंदोलनकारियों को क्रमशः 6,000 और 4,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। ये पेंशन भी हमने अपग्रेड की थी। मैं यहीं आया था, मैंने यहीं से घोषणा की थी 1 सितंबर 2021 को, मुझे ध्यान है। मेडिकल कॉलेजों में हमने मुफ्त में इलाज की भी जो है अपने आंदोलनकारियों के लिए ये प्रावधान किया है। राज्य आंदोलनकारियों के अधिकतम 2 बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा, सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा और उनके आश्रितों को पेंशन की सुविधा भी प्रदान की गई है। भाइयों बहनों, एक पृथक राज्य की परिकल्पना में हमारे प्रदेश की डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने की भी हमारी चिंता भी होनी चाहिए, क्योंकि उस समय के हमारे आंदोलनकारियों में जरूर उनके मन में यह चिंता भी थी। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बचाए रखने पर लगातार कार्य कर रही है। हमने एक सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू करने के साथ ही प्रदेश के अंदर जो अवैध अतिक्रमण था उसमें 5,000 सरकारी एकड़ जमीन को इस अतिक्रमण से मुक्त करवाने का भी काम किया है। ये अतिक्रमण जहां भी है, हमने सभी ऐसे अतिक्रमण करने वालों जिन्होंने जंगलों की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो गोट वाले हैं, खत्ते वाले हैं, बसावट वाले हैं, उनको छोड़ने के बाद जिन्होंने केवल और केवल कुछ प्रतीक बनाकर ये किया है, उसको हम रोकने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में सुख चैन रहे, शांति रहे और समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सबसे देश का कड़ा नकल विरोधी कानून हमने लागू किया है और उसका परिणाम हुआ है। अभी 3 दिन पहले पीसीएस परीक्षा का 2022 का अंतिम परिणाम भी निकला है और प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम भी निकला है। मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि इस बार मैं इस परिणाम के आने के बाद 3 जनपदों का भ्रमण कर चुका हूं और मुझे खुशी है 3 जनपदों में। कल मैं चंपावत में था तो चंपावत के बहुत सारे बच्चे निकले हैं, कम से कम 10 के लगभग बच्चे निकले हैं, पिथौरागढ़ के निकले हैं। इससे पहले मैं टेहरी जनपद में था तो टेहरी जनपद के भी बच्चे निकले हैं, बड़ी संख्या में निकले हैं। और इतना ही नहीं, ऐसे बेटे और बेटियां जो कई वर्षों से जो परीक्षा की तैयारियां कर रहे थे और उनका नंबर ही नहीं आता था क्योंकि नकल माफिया उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। भाइयों बहनों, हमने सबसे पहले तो हमारे जो उत्तराखंड के आंदोलनकारी थे, उत्तराखंड के बलिदानी थे, जिन्होंने वो सपना देखा था कि कैसा पारदर्शी उत्तराखंड होगा, मुझे बताते हुए खुशी है कि आज 16,000 से ज्यादा नौकरियां पिछले 3 सालों में पारदर्शी तरीके से दी गई हैं और एक में भी विवाद की स्थिति पैदा नहीं हुई है, एक में भी कोई न्यायालय में मामला नहीं गया है। और बहुत सारे ऐसे प्रतिभागी हमारे बेटे बेटियां हैं जिनका एक परीक्षा में चयन हो रहा है, एक परीक्षा के साथ दूसरी परीक्षा में भी चयन हो रहा है, दूसरी के साथ तीसरी में भी हो रहा है, चौथी में भी हो रहा है और कुछ ऐसे हैं कि 5 परीक्षाओं में एक साथ चयन हुआ है जिनका कई सालों से नंबर नहीं आ रहा है। और मैं सच बताऊं तो मुझे लगता है कि यही हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के, उत्तराखंड के बलिदानियों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। उनके सपनों का ये उत्तराखंड बन रहा है। हमारे सर्वेश पाठक जी बैठे हैं सामने, एक दिन ये आए मेरे पास और लोहिया हेड में था तो मैं इनको मैं जब छोटा था तो मैं देखता था कि इनके पास एक मोटरसाइकिल होती थी लूना से, जो बड़ी वाली, तो जाते थे पॉलीप्लक्स फैक्ट्री के वहाँ के अध्यक्ष थे यूनियन के पूरे, तो ये बड़े नेता थे उस समय कांग्रेस पार्टी के। तो मैंने इंटक में काम करते थे, मैंने सोचा कि ये आज कैसे आए मेरे कुछ मिलने, तो मैं इनके पास गया तो मैंने कहा भाई साहब किसी काम से आए हैं क्या आप? ये बिल्कुल सच घटना है, मैं इनके सामने बोल रहा हूँ मैं। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं आज आपका धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। आपकी भतीजी भी कई साल से परीक्षा दे रही थी लेकिन उसका चयन नहीं हो रहा था, अब वो मत्स्य विभाग में अधिकारी बन गई है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे ही कई सारे हमारे प्रदेश के अंदर माता पिता मिलते हैं, अभिभावक मिलते हैं
और वो सरकार का धन्यवाद करते हैं। तो मैं इन सब का श्रेय उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को देना चाहता हूँ, क्योंकि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उत्तराखंड के स्थापना के बाद एक मिथक तोड़ने का काम किया, एक परिपाटी बदलने का काम किया और लगातार दूसरी बार हमको सेवा करने का अवसर प्रदान किया। इसके कारण ही हम सब कर पा रहे हैं। अभी हमने दंगा रोधी कानून भी, ये विधेयक भी अभी विधानसभा में चूंकि उसकी चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन ये विधेयक भी पारित हो गया है। और ये विधेयक है कि आप प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई भी दंगा करेगा, कोई आगजनी करेगा, तोड़फोड़ करेगा, सरकारी संपत्ति को या निजी संपत्ति का नुकसान पहुंचाएगा, तो उस दंगे में हुए नुकसान की भरपाई उसी दंगाई से एक एक पाई सुनिश्चित की जाएगी जिसने दंगा किया है। भाइयों बहनों, ये दंगा रोधी कानून भी हमारा प्रचलन में आ गया है। समान नागरिक संहिता, यह भी, इसका भी विधेयक बनाकर हर एक उत्तराखंड वासी को ये गौरव प्राप्त हो गया कि उत्तराखंड देश की आजादी के बाद पहला राज्य बन गया है जहां पर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, किसी पंथ का है, किसी समुदाय का हो, किसी जाति का हो, सबके लिए एक समान कानून अब प्रदेश में लागू हो जाएगा। और ये 9 नवंबर 2024 जो हमारी राज्य स्थापना दिवस है, उससे पहले हमने संकल्प लिया है, लक्ष्य लिया है कि हम इस कानून को लागू कर देंगे। ऐसे अनेक ऐतिहासिक कार्य के आशीर्वाद से सरकार ने किया है और हम सबके लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि नीति आयोग द्वारा जो पूरे देश के अंदर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का ही रैंकिंग होती है कि किस राज्य ने देश भर के किस प्रकार से विकास को आगे बढ़ाया है, किस प्रकार से इन मानकों को पूरा किया है। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि सतत विकास लक्ष्य की रैंकिंग में उत्तराखंड पूरे देश में पहले नंबर पर आया है। इस बार पहला स्थान हमको प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, आप सबको पता ही है कि यहाँ पर इंडस्ट्री के क्षेत्र में काम होने से रोजगार के हमारे नए अवसर प्राप्त होंगे। एक उत्तराखंड वासी होने के साथ साथ खटीमा वासी होने के कारण आज का दिन मेरे लिए भी बहुत भावुक क्षण है। इसलिए इस अवसर पर बहुत अधिक न कहते हुए मैं एक बार खटीमा गोलीकांड के सभी बलिदानियों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और यही कहना चाहता हूं कि जब तक हम उन आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड नहीं बना देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, उस विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए एक एक क्षण और एक एक पल लगाएंगे। अभी हमारे विधायक जी ने भी काफी सारी बातें यहाँ पर कही हैं। आपदा आई थी 7 और 8 जुलाई को। मैं उस दिन गोपेश्वर में था रात्रि में, और मुझे यहाँ से फोन आने वो शुरू हुए। रात में अजय भट्ट जी का भी फोन आया, सवेरे भी आया। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पर 12 बजे से पहले नहीं पहुँच पाऊंगा 8 तारीख को, 9 तारीख को मुझे यहाँ, मैं पौड़ी में था। गोपेश्वर से मैं रात को पौड़ी चला गया था और मैं यहाँ पहुँचा। हम लोगों ने पल पल की जानकारी दी। मैं इसके लिए हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का, सभी का, मैं सभी प्रशासन के लोगों का भी, हमारे एनडीआरएफ की टीम आई थी, एसडीआरएफ की टीम आई थी, उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे जिला प्रशासन का भी कि इन लोगों ने बहुत त्वरित रूप से उस पर काम किया। अन्यथा कहीं कहीं पर 10-10, 15-15 फुट पानी एकदम से भर गया था और रात से बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी मुझे वहाँ पर। मैं जब गोपेश्वर में था, मैं लगातार फोन कर रहा था, लगातार जिलाधिकारी से बात हो रही थी, हमारे सुमन जी से बात हो रही थी, हमारे कप्तान साहब, इन सभी लोगों से कि भाई तत्काल इस व्यवस्था को करिए। और दिन पर हम यहाँ पहुँचे। हमने यहाँ पर काफ़ी सारी क्षेत्रों का दौरा भी किया। अभी लगभग इसमें जो नुकसान हुआ है अभी तक 12,33,68,923 रुपये की धनराशि अभी बढ़ गई है। उन सहायता के लिए हमने 25 करोड़ की धनराशि इस आपदा के लिए, यहाँ के लिए पहले से ही दे रखी है। अभी
लगभग 12 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि बची हुई है और हमारे जो लघु मध्यम। तो मुख्यमंत्री धामी को आप खट्टी मत से सुन रहे थे। इस वक्त बड़ी खबर है जो कि बहराइच से है। नरभक्षी भेड़िए ने एक बार फिर जानलेवा हमला किया है। 55 साल का व्यक्ति और 8 साल के मासूम पर यह हमला हुआ, जिससे दोनों घायल हो गए। दोनों घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भेड़िए को पकड़ने में वन विभाग की टीमें असफल दिखाई दे रही हैं। हरदी थाना क्षेत्र के नकाही और दरहिया गांव में ये मामला हुआ, जहां पर 55 साल के व्यक्ति और एक बालक को यहां पर भेड़िए ने घायल कर दिया। यहाँ पर लगातार वन विभाग की टीमें लगी हुई हैं। उनकी ये कोशिश है कि भेड़ियों को यहाँ पर पकड़ा जाए, लेकिन कई दिनों से भेड़ियों का आतंक यहाँ पर जारी है और लगातार ये आतंक बढ़ता ही जा रहा है। नरभक्षी जो भेड़िए हैं उनका हमला यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। वन विभाग की कई टीमें हैं, लेकिन 8 साल का मासूम और 55 साल के व्यक्ति पर एक बार फिर से हमला हुआ है। भेड़िया कैसे हमला किया? रात वाला अब हम सब सोच रहे हैं, हमरा को खुला रहा है, सुनाई लगा पल्ला अब हम लोग गर्दन दाब ली, तो अपने संग बैठे खींचा, तो अपने लंग खींची, पहला करना तो भाग हो गई। पता नहीं क्या होता भेड़िया कैसे? तो 1:30 बजे रात में सोत रहे चारपाई पर और आओ गर्दन पकड़ ली इसी के, तो यू बिल्टा पकड़ा रहा है इसे पेट कुइया, तो यू पार्टी पकड़ ली दौड़ के, तो अपनी लंका खींचे, वो अपनी लंका खींचे, जो हम जान पाए तब चिल्लाए हमको बनी के, तब वो भाग। ये पेशेंट के अटेंडेंट के अकॉर्डिंग वो लोग कह रहे हैं, पर लेसरेटेड और सिंपल इंजरी है। पेशेंट जो है खतरे से बाहर, उसका प्राइमरी उपचार किया जा सकता है। उसके ARVs के इंजेक्शन लग चुके हैं और TT डेक्लोरेंटेक और एंटीबायोटिक्स चल रही हैं। पेशेंट खतरे से बाहर। बलिया में सरयू नदी का पानी बांसडीह तहसील क्षेत्र के कई गांव में पहुंच गया है, जिस वजह से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टिकुलिया भोजपुरवा गांव की भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसमें स्कूली बच्चे नाव से स्कूल से आ रहे हैं। 5 से 6 किलोमीटर तक छोटी नाव से बच्चे स्कूल आते जाते हैं। भइल राशन का मिलल बा, 10 किलो चावल, 10 किलो आटा मिलल बा, 1 किलो मोदी वाला तेल मिलल। मैं तो बड़का लोग खा घालत आई, कुछ मिलता खेत गिरती मैं ढही गईल। अब हमनी के कैसे जियब जा, लोग लइका कैसे पोसाई? वहाँ के तो पैसा लेके पानी छोड़वा देतनी कि दही जाऊ। मैं जानता खेत तो ढही गई, घर दुआर मैं ढही मिला गईल। अब हमनी के कहाँ रह जा, कुछ तो सब खेत गिरती सब ढह गया। हम लोग बाढ़ परेशान है हम लोग, और क्या करना है? सुविधा हम लोग को चाहिए। यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो नाव से जा रहे हैं पढ़ने के लिए वहाँ से आ रहे हैं। आपका नाम क्या है? गोविंदा यादव। हिंदा। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? 1 में पढ़ते हैं। 8 में 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। हाँ। नाव से जा रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी हुई है। हाँ। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा तहसील क्षेत्र में बाइक सवार 2 लोगों को तेज रफ्तार डंपर चालक ने टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं मृतक के परिजनों ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर डंपर चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ये दीपक भैया हमारे गांव के बिला वाले के अपने शादी से आ रहे थे साड़ू के यहाँ से, दावत वत खा के। वहाँ मानपुर पुल पर जो है एक्सीडेंट हो गया। अब साहब दीपक तो खत्म हो गया हमारे। 2 जने थे गाड़ी पे, बालक भी था एक। हाँ वो तो सही है, गंभीर है। डंपर वाला भाग गया जी। पुलिस आज मैडम पर तो डंपर भाग गया, डंपर वाला भाग गया। लड़के की उम्र होगी लगभग 30 साल। हाँ जज का होगा, मजदूर थे साहब। चाहते हैं यहाँ इस लाख सख्त कार्रवाई चाहते हैं। मामला ये था जी, दीपक पुत्र श्री सोमपाल सिंह ये दावत खा कर आ रहे थे, जसपुर से घर जा रहे थे। अब यहाँ ढेला पुल पहुँचते ही यहाँ पर तेज रफ्तार डंपर ने उससे जो है पीछे से रोड पे चला गया। मौके पर जो है दीपक की मौत हो गई। उसका एक लड़का था, लड़का तो जो है उसके गंभीर मतलब बेंच चोट लगी है और घरवाली की भी चोट लगी है। साला था उसका, उसके साले की चोट लगी है। और डंपर वाला जब भागना चाहा, उसके साले ने रोकना चाहा, डंपर वाले ने उसके साले को मारा है।
और उसके बाद जो है डंपर वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। महाराजगंज जिले की वन विभाग टीम ने कुशीनगर में छापेमारी करते हुए अवैध लकड़ियां बरामद की हैं। वन तस्करों ने महाराजगंज के जंगलों से काटकर कुशीनगर जिले में अवैध लकड़ी रखी थी। जंगलों से कटी 6 बोटा सागवन की लकड़ी को वन विभाग की टीम ने बरामद किया। साथ ही ढोलहा गांव के प्रधान प्रतिनिधि सोहेल अंसारी के घर पर भी वन विभाग की टीम ने छापेमारी की, जहां से टीम ने 3 बोटा सागवन की लकड़ियां बरामद की हैं। इसके अलावा बिना परमिट के ही 50 बोटा अन्य सागवन की प्रतिबंधित लकड़ी को भी वन विभाग की टीम ने जब्त किया। हाँ, मुझे जानकारी मिली थी कि हमारे यहाँ जंगल से कुछ लकड़ी कटी हुई है, उसको लेकर के पिकअप यहाँ आ रही है, तो उसका पीछा करते हुए मुखबिर से सूचना लेते हुए हम लोग यहाँ तक आए। तो मौके पे हमको ये जंगल कटी हुई 6 बोटा ये अभी यहाँ से बरामद हुई है, जिसको लेकर के हम अभी महाराजगंज जा रहे हैं और जो सूचना है उसके आधार पर विधिक कार्रवाई सुसंगत धाराओं में की जाएगी। अभी यहाँ के प्रधान के घर में भी जंगल की लकड़ियाँ हाँ, कुछ लकड़ी हमको वहाँ भी मिली हुई है, जिसके भी उनकी टीपी परमिट से उनकी जाँच की जा रही है कि वो लकड़ी वैध है कि नहीं, तो उसमें भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी उसमें चल रही है कि अपना वो कागज़ लेकर आ रहे हैं, तो अभी हम देख रहे हैं कि वो वैध लकड़ी है कि अवैध है, तो उसी हिसाब से फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए हम ये जो लकड़ी पर बरामद हुई इसको लेकर के जाएंगे। मेरा नाम पीयूष गुप्ता है, मैं वन क्षेत्र अधिकारी पकड़ी रेंज। फर्रुखाबाद में दलित किशोरियों के साथ हुई मार्मिक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हर तरफ उस वारदात की चर्चा होने के साथ ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। कानपुर में भारत रक्षा जन सुरक्षा मंच ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट के माध्यम से सौंपा है। कि जन्माष्टमी की रात को फर्रुखाबाद के कायमगंज के भगवतीपुर गांव में कायमगंज थाने के अंतर्गत मेले में 2 दलित बच्चियों को रात को 18 साल की 15 साल की बच्चियों को गायब कर दिया गया। गायब करने के बाद में उनकी हत्या करके उनको एक आम के पेड़ से लटका दिया गया। उन बच्चियों के शरीर पर बेइंतहा चोट के निशान थे। उन बच्चियों के सर में कांटे उलझे हुए थे। पास में ना कोई सीढ़ी थी ना कोई घुड़िया थी, तो 15 फीट ऊंचे पेड़ से उन लोगों ने कैसे लटक के फांसी दी। और निश्चित रूप से पुलिस ने इस मामले को दबाने के लिए, चूंकि वो कमजोर और निर्बल वर्ग से थे, इस मामले को दबाने के लिए जल्दी से अंतिम संस्कार कर दिया गया। हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और इस ज्ञापन के मार्फत हम कहना चाहते हैं कि राष्ट्रपति महोदया ने अभी 2 दिन पहले अपनी पीड़ा व्यक्त की है कि भारत में दलितों और महिलाओं पर अत्याचार की बेइंतहा हो गई है और ये हमारे लिए। संभल जिले के कबीर की सराय थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनमें से 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। रात अच्छे खासे गए थे, नहा धोकर रोटी खाई ही इन्होंने। खाई थी हमारे त्योहार अमीर चंद। हाँ, अच्छा। तो सुबह हमें तो सुबह में पता ना रात वहाँ पे क्या हुआ, इनमें काना हुआ। जब सुबह 2-1 जनों ने देखा, जब लेकर आए, जब पता चली सब कुछ, जब गए वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से मारा। ईंट से सर पे मारकर एवं गला दबाकर हत्या कर दी गई है। यह कृत्य दरवीर सनाफ सांवले, मनोज पुत्र सोमपाल, गुड्डू पुत्र राम अवतार एवं रामकिशन पुत्र सांवले द्वारा कारित किया गया है। इस सूचना पर थाने पर सुसंगत धाराओं पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही 2 व्यक्तियों जिसमें गुड्डू पुत्र राम अवतार एवं रामकिशन पुत्र सांवले को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। शीघ्र ही प्रकरण में साक्ष्य संकलन करते हुए अन्य लोगों को गिरफ्तार कर कठोर विधिक कार्रवाई शुरू की। इटावा में दिल्ली से लखनऊ जा रही रांची आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक रिटायर्ड फौजी की मौत हो गई। मृतक की पहचान रिटायर्ड फौजी सर्वेश शाक्य के रूप में हुई है, जो कि ग्राम नगला हल्लाल थाना क्षेत्र के भरथना के रहने वाला है। जीआरपी जवानों ने रेलवे ट्रैक से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुराने लखनऊ में अब चोरों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है, क्योंकि वहां चोर अब घरों में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला ठाकुरगंज का है, जहां एक औरत 2 बच्चों के साथ भीख मांगने के बहाने चोरी की वारदात को अंजाम देती नजर आई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है।
शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक होटल व्यवसायी और प्रॉपर्टी डीलर की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही घटनास्थल से गोलियों के 3 खोखे भी बरामद किए हैं। बता दें कि मृतक पर पहले से ही कई मुकदमे बताए जा रहे हैं और पहले भी उस पर हमला हो चुका है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ये इसी शहर के थे शिव कुमार गुड्डन काम्बोज। ये 4 साढ़े 4 बजे के बीच में जो परिजनों के द्वारा बताया गया है कि 4 साढ़े 4 बजे के बीच में ये झिंझाना और कराना के बीच की नहर पटरी है आउटर साइड में, ये प्रतिदिन टहलने के लिए आते थे। आज स्थानीय पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई है कि इनको गोली लगी है, इनकी मृत्यु हो गई है। बॉडी को पंचनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हमारी 4 टीमें हैं, क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में 4 टीमें हमारी काम कर रही है। घटना के प्रत्येक पहलू की हम लोग जांच कर रहे हैं। इसमें जो भी आगे तथ्य प्रकाश में आते हैं उसकी कार्रवाई की जाएगी। कितने गोली लगी हैं इस व्यक्ति की? 3 खोखे हमें अभी मिले हैं यहाँ पे, 3 मिले हैं। अभी हमारी सर्च चल रही है और यहीं पे इनकी बॉडी थी नहर के किनारे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे HNN।